आरोप या प्रारूपण। पहला परिचय। कार्यालयों में कार्यप्रणाली की एक निश्चित विधि है। इस विधि में कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्रों के प्रारूपों अथवा आलेखों की रूपरेखा भी प्रायः निश्चित होती है। दूसरा, प्रारूप का अर्थ। प्रारूप का अर्थ है रूपरेखा, मसौदा तथा प्रारूप लेखन का अर्थ होता है रूपरेखा या मसौदा तैयार करना। कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्रों के प्रारूपों को या प्रारूपण के पर्यायवाची रूप में आलेखन शब्द का भी प्रयोग होता है, जो अधिक सार्थक है। प्रारूपण एवं आलेखन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग शब्द के हिंदी रूपांतरण के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा, प्रारूपण की परिभाषा। पहली परिभाषा, विभिन्न कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, विज्ञप्ति, परिपत्र या पत्र आदि भेजने के पूर्व जो रूपरेखा, आलेखन, कच्चा मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे प्रारूप या ड्राफ्ट कहते हैं। अगली परिभाषा, प्रारूपण अथवा आलेखन, ड्राफ्टिंग का सामान्य अर्थ है किसी अधिकृत या आधिकारिक एवं व्यवस्थित रूप से किए जा रहे कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को निर्विवाद, प्रामाणिक एवं आधिकारिक रूप में प्रयुक्त करना, जिससे कि वह प्रयोजन मूलक हो, उसकी सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली हो तथा अर्थ की दृष्टि से संदेह रहित एवं सर्वमान्य हो। इन प्रक्रियाओं एवं सतर्कताओं से रचित लेख को आलेख या प्रारूप कहा जाता है। चौथा, प्रारूपण की प्रक्रिया। कार्यालयों में किसी संस्था या व्यक्ति को पत्र भेजने के पहले उस पत्र का एक प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तथा उसे उच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर पत्र के रूप में भेजा जाता है। यह प्रारूप पहले की टिप्पणियों, संबंधित पूर्व पत्रों एवं अधिकारियों के पूर्व आदेशों के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रारूप प्रायः संबंधित लिपिक द्वारा तैयार किया जाता है, किंतु शासन के महत्वपूर्ण, गोपनीय एवं नीति संबंधी पत्रों का प्रारूप अधिकारी स्वयं तैयार करते हैं। पांचवा, प्रारूप के अंग। सामान्यतः प्रारूप पत्रों के अंग इस प्रकार होते हैं। पहला, शीर्ष। दूसरा, पत्र प्रेषक का नाम एवं पद। तीसरा, प्रेषक का कार्यालय, स्थान और दिनांक। चौथा, प्रेषिती का पदनाम। पांचवा, विषय। छठवां, संदर्भ। सातवां, संबोधन। आठवां, पत्र का मूल। नौवां, स्वनिर्देश, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा 10वां, पद नाम। प्रारूप और पत्र लेखन। प्रारूप और पत्र लेखन में अंतर रहता है। प्रारूप किसी पत्र का ही पूर्व रूप है। यह कार्यालय में पत्र व्यवहार का एक आंतरिक अंग है। कार्यालय में रहने तक यह प्रारूप कहलाता है। लेकिन जब कोई लिपिक अपने अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रारूप के आकार पर पुनः उसी पत्र को लिखकर या टंकित कर अधिकारी के हस्ताक्षर करवा एवं पद की मोहर या सील लगाकर संबंधित व्यक्ति या विभाग को भेज देता है, तब वह पत्र या लेटर कहलाता है। अच्छे प्रारूप की विशेषताएं। प्रारूपण के लिए लेखन कौशल की पर्याप्त दक्षता अपेक्षित है। इसे निरंतर अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। अच्छे प्रारूप में ये विशेषताएं होती हैं। पहला, सटीकता। सटीकता अर्थात तैयार प्रारूपण को बिल्कुल सत्य सूचक और तथ्यपरक होना चाहिए। उल्लिखित बातें बिल्कुल एकार्थी हों
ऐसा नहीं होने से प्रारूपण तैयार करने वाले प्रतिष्ठान, विशेषतः व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साख को धक्का लगता है और सरकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छोटी गलती भी दंडात्मक मानी जाती है। अतएव प्रारूपण तैयार करते वक्त अतिशय सावधानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, तथ्यात्मकता। सरकारी आदेश, स्मारक पत्रों, गश्ती पत्रों, अर्ध सरकारी पत्रों, विज्ञप्तियों आदि का प्रारूपण तैयार करते समय भाषाई तथ्यात्मकता या तथ्यपरकता नितांत जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि पत्रों में जिस किसी बात का उल्लेख हो वह तथ्य पर ही अवलंबित हो। बेवजह या बिना तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप या किसी कार्य के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, संपूर्णता। प्रारूपण तैयार करते समय संबद्ध विषय को उद्धृत करना प्रारूपकार का पहला दायित्व है। पत्रों की प्रस्तुति इस ढंग से हो कि सभी आवश्यक सूचनाएं, आदेश, विषय वस्तु बिल्कुल पूर्ण प्रतीत हों, अनिश्चितता का कोई स्थान नहीं हो। चौथा, संक्षिप्तता। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रारूपण, चाहे वह राजकीय आदेश हो या पत्र का स्वरूप कैसा हो, यह प्रारूपकार की अपनी क्षमता पर ही निर्भर करता है। कम शब्दों में जरूरी सभी बातों का उल्लेख कर देना प्रारूपकार के अच्छे गुणों में गिना जाता है। किसी भी सरकारी कार्यालय या विभाग में अच्छे प्रारूपण लेखक की मौजूदगी विभाग की गरिमा का विषय होता है। पांचवा, शिष्टता। शिष्ट और संयत भाषा जितनी प्रभावकारी होती है उतनी ही अनुकूल परिणाम देने वाली भी। सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक होते हैं, अतः जनता को संबोधित या लिखित पत्र में शिष्टता का विशेष महत्व हो जाता है। कभी कभी जनता की कोई मांग अस्वीकार कर दी जाती है या सरकारी विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश संबद्ध विभाग ही जारी करता है, तब ऐसे संवेदनशील मामलों में भाषा की शिष्टता अति विशिष्ट हो जाती है। छठवां, औपचारिकता। सरकारी पत्रों में व्यक्ति सूचक शब्दों अथवा अधिक निकटता प्रकट करने वाले शब्दों जैसे क्षमा प्रार्थी, कष्ट के लिए धन्यवाद आदि का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य सदैव अन्य पुरुष में ही होते हैं। सातवां, पारंपरिक शैली का अनुसरण। प्रारूपण निश्चित शब्दावली, वाक्य संरचना या निश्चित प्रविधि के दायरे में लिखा जाता है, जिसके पीछे संबंधित कार्यालय या विभाग की एक लंबी परंपरा कार्यरत रहती है। इन पारंपरिक शैलियों का अनुसरण ही प्रारूपकार करता है। नियमों का पालन। कुछ सरकारी पत्रों के प्रारूपण तैयार करने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिनका अनुपालन आवश्यक हो जाता है। उदाहरणार्थ, ज्ञापन के प्रारूपण में अभिवादन नहीं होता। अन्य पुरुष में लिखे इन पत्रों की विषय वस्तु एक अनुच्छेद में समाप्त हो जाती है। नौवां, तटस्थता। प्रारूपकार बिना किसी पक्ष की ओर दबाव या झुकाव के पूर्वाग्रह से हीन यथार्थ को ध्यान में रखते हुए ही एक अच्छे प्रारूप को तैयार कर पाता है। किसी पक्ष विशेष के प्रति अपने व्यक्तिगत झुकाव या हार्दिकता को व्यक्त ना करते हुए सभी को समान रूप में समझना ही प्रारूपकार का कर्तव्य है। 10वां, सत्यनिष्ठा। निष्कर्ष या परिणाम तक पहुंचने में तथ्य सबसे बड़े सहायक सिद्ध होते हैं, इसलिए अगर प्रारूपण सत्य है तो उसके अनुमोदन से लेकर जारी होने तक की प्रक्रिया के बाद भी कोई संशय, दुविधा या अविश्वास की स्थिति का कोई स्थान नहीं होता। 11वां, निश्चितता। कार्यालयीय पत्रों की रूपरेखा या प्रारूप बिल्कुल निश्चित होता है। पत्र जारी करने वाली संस्था, इकाई, संबंधित संदर्भ, फाइल का या किसी पत्र का क्रम संख्या तथा तारीख का प्रारंभ में ही स्पष्टता के साथ उल्लेख कर दिया जाता है। इसके बाद पत्र के प्रकार, सूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, कार्यालय आदेशों आदि का उल्लेख होता है। फिर निश्चित वाक्य सांचों, तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हुए
विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। नीचे दाहिनी ओर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ साथ बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का उल्लेख एवं प्रतिलिपियों की संख्या तथा उनके प्राप्तकर्ताओं का उल्लेख आवश्यक निर्देशों के साथ कर दिया जाता है। पूरे पत्र की रचना में जरा सी भी चूक भ्रम पैदा कर सकती है, अतः इस निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इन विशेषताओं से समन्वित प्रारूपण पूरी तरह कार्यालयीन लेखन शैली का ही प्रतिमान होता है। किसी भी सरकारी कार्यालय, वाणिज्यिक संस्थान आदि में जितने भी कार्य निपटाए जाते हैं उनमें लेखन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रारूपण लेखन की पद्धति। शासकीय कार्यालयों में प्रारूपण लेखन पद्धति के दो स्वरूप प्रचलन में हैं। पहला अंग्रेजी पद्धति और दूसरा अमेरिकन पद्धति। पहला अंग्रेजी पद्धति, यह पारंपरिक पद्धति ही है। इसमें चौथाई हाशिया छोड़कर सर्वप्रथम बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। पुनः नीचे की पंक्ति में अधिकारी का पदनाम और उसके नीचे कार्यालय का पता और अंतिम पंक्ति में स्थान का उल्लेख रहता है। पुनः दाहिनी ओर दिनांक एवं स्थान का नाम रहता है। उससे नीचे बीच में विषय का उल्लेख तथा पुनः कुछ नीचे स्थान छोड़कर बाईं ओर से संबोधन शब्द महोदय, महाशय आदि लिखकर फिर पत्र का मजमून लिखा जाता है। अंत में स्वनिर्देश के तहत आपका आज्ञाकारी, भवदीय, भवनिष्ठ, विश्वासी आदि दाईं ओर लिखा जाता है। उसके नीचे प्रेषक का हस्ताक्षर, दूसरी पंक्ति में प्रेषक का नाम और तीसरी पंक्ति में पता लिखा होता है। दूसरा अमेरिकन पद्धति। इस पद्धति का व्यवहार अधिकांशतः व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ही होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, निगमों, निकायों, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें हाशिए को छोड़कर सभी लेखन कार्य एक समान रूप से चलते रहते हैं। छोड़े गए हाशिए के समानांतर अंग्रेजी पद्धति की लेखन पद्धति की निहित बातों के अतिरिक्त इसमें प्रेषक एवं प्रेषिती का पता एक साथ लिखा होता है तथा स्वनिर्देश के नीचे अनुलग्नक की सूचना होती है। पुनः इसके नीचे संकेत अक्षर होते हैं जिनमें केवल प्रेषक का या टंकक का नाम होता है। अच्छा प्रारूप बनाते समय कुछ सावधानियां अपेक्षित हैं। अच्छा प्रारूप तैयार करना एक गुण माना जाता है। जिस व्यक्ति को उल्लिखित विषय का पूरा ज्ञान, संबंधित कागज पत्रों की तथा की गई कार्यवाही की पूरी जानकारी हो, वही अच्छा प्रारूप तैयार कर सकता है। इसके लेखन में कौशल एवं निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अच्छे प्रारूप में ये विशेषताएं के साथ साथ ये सावधानियां होनी चाहिए। पहला, पत्र से संबद्ध मुख्य बातों का स्पष्ट एवं ठीक क्रम से उल्लेख होना चाहिए। दूसरा, भाषा स्पष्ट, शुद्ध, सरल, विनम्र तथा शिष्ट होनी चाहिए। तीसरा, प्रारूप विशिष्ट एवं पूर्व निर्धारित शैली के आधार पर एवं उसी के अनुसार होना चाहिए। चौथा, उस पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख होना चाहिए जिसका उत्तर दिया जा रहा हो। यदि काफी समय से पत्र व्यवहार हो रहा है तो अंतिम पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना चाहिए। पांचवा, प्रारूप का प्रत्येक अंग स्पष्ट होना चाहिए। छठवां, यदि किसी विशेष आदेश की सूचना के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा हो तो उस आदेश को यथावत प्रारूप में रखना चाहिए। सातवां, प्रारूप तैयार करते समय दो पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान संशोधन या कुछ जोड़ने हेतु छोड़ा जाना चाहिए। आठवां, पर्याप्त हाशिया हो ताकि संदर्भ के पत्र या सामग्री को हाशिए पर अंकित कर उनका निर्देश किया जा सके। प्रारूप के साथ पूरे एवं सही संदर्भ दिए जाने चाहिए। नौवां, पत्र के साथ यदि किसी पूर्व पत्र के आदेश या विवरण की प्रति भेजनी हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 10वां, संलग्न पत्रों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए। 11वां, प्रारूप सदैव संबंधित नस्ती मिशिल पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 12वां, प्रारूप पर यथोचित पर्चियां छपी हुई
जैसे तत्काल, अनुमोदनार्थ, सर्वप्रथम, आवश्यक आदि लगा दी जानी चाहिए। 13वां आदेश हो जाने पर निरर्थक संलग्न पत्रों को हटाकर उन्हें अलग नस्ती में रखना चाहिए। और 14वां, प्रारूप में अनौपचारिक शैली, तथ्यपरकता, तार्किकता के साथ अन्य पुरुष कर्मवाचकी संरचनाएं होनी चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसी पत्र को कहीं भेजने से पूर्व जो प्रारूप, मसौदा या पत्र का कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। प्रारूपण सरकारी कार्यालयों में व्यवहृत है, अतः यह ध्यान रखना नितांत आवश्यक है कि प्रारूपण का आकार, प्रकार, उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द, वाक्य आदि किस ढंग के हों। प्रारूपण की भाषा पर विचार करें तो निर्धारित मानदंडों का परिपालन आवश्यक है। जैसे कथन या विचारों की दृष्टि से भाषा को एकार्थी और स्वच्छ होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि प्रारूपण का जो अभीष्ट है उसमें वह सफल है या नहीं। वाक्यों की सुस्पष्टता प्रारूपण की विशेषता है। भाषा या वाक्य अलंकृत ना हो बल्कि स्पष्ट एवं सटीक हों। शब्द जो भी प्रयोग किए जाएं वे युक्ति संगत और युक्ति युक्त हों। वाक्य हमेशा सरल और सीधे शब्दों के द्वारा निर्मित हों। लंबे वाक्यों की बजाय छोटे वाक्यों का प्रयोग हो। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद। नैनपुर जिला मंडला, मध्य प्रदेश, भारत से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।